श्री बालाजी एस्ट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट या श्री बालाजी ज्योतिष संस्थान के इस यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर अमित कुमार दाधीच आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के हमारे वीडियो का विषय है नक्षत्र ज्योतिष। प्रिय मित्रों, यह जो नक्षत्र ज्योतिष है यह बहुत सूक्ष्म विद्या है। आजकल राशियों के आधार पर अधिक फलादेश किए जा रहे हैं कि कौन सा ग्रह कौन सी राशि में है, कौन सा ग्रह कौन सी राशि में प्रवेश कर रहा है, किसी व्यक्ति की क्या राशि है। लेकिन यदि नक्षत्रों के आधार पर फलादेश किए जाएं तो वे ज़्यादा सही होंगे, ज़्यादा सटीक होंगे, क्योंकि नक्षत्र एक सूक्ष्म मान है जबकि राशि एक स्थूल मान है। यानी आकाश में नक्षत्र जो है वो 13 डिग्री 20 कला का ही होता है, जबकि एक राशि जो है वह 30 डिग्री की होती है। तो नक्षत्र ज़्यादा सूक्ष्म है। और जो प्राचीन भारतीय ज्योतिष है वह ग्रहों नक्षत्रों के आधार पर ही चलती थी। यह राशि बहुत बाद में आई। जो सबसे पुराना ग्रंथ है पूरी दुनिया का, अभी तक जो खोज हुई है उसके अनुसार, वह है ऋग्वेद। और ऋग्वेद में ग्रहों का, नक्षत्रों का वर्णन है, राशियों का वर्णन उसमें नहीं है। उसके बाद में हम आते हैं वाल्मीकि रामायण में। तो वाल्मीकि रामायण में भी ग्रहों नक्षत्रों का उल्लेख है, लेकिन राशियों के बारे में कहीं चर्चा नहीं है। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड के चतुर्थ सर्ग में राजा दशरथ ने मृत्यु से कुछ पूर्व कहा है कि ज्योतिषी कहते हैं कि मेरा नक्षत्र सूर्य अंगारक, अंगारक का अर्थ होता है मंगल, और राहु से पीड़ित होने वाला है, इसलिए मेरे लिए कोई विपत्ति का समय शीघ्र आने वाला है। तो वाल्मीकि रामायण में ग्रहों नक्षत्रों का उल्लेख आता है। फिर हम महाभारत की अगर बात करेंगे तो महाभारत में भी कहीं पर भी राशियों का उल्लेख नहीं है, जबकि ग्रहों नक्षत्रों का उल्लेख महाभारत में भी आता है। तो अपनी जो प्राचीन भारतीय ज्योतिष है वह ग्रहों और नक्षत्रों के ऊपर ही अधिक आधारित थी और वह बहुत सटीक विद्या थी। आज भी हम यदि नक्षत्रों का प्रयोग कर कर फलादेश निकालें तो वे फलादेश ज़्यादा सही जाएंगे। यह जो विंशोत्तरी दशा पद्धति है यह नक्षत्र पर ही आधारित है। विंशोत्तरी दशा का आकलन कैसे होता है? व्यक्ति का जन्म जिस नक्षत्र में हो उस नक्षत्र के स्वामी ग्रह की दशा हो उस समय होती है, तो उसके आधार पर ही सारा सिस्टम चलता है विंशोत्तरी दशा का। और उसकी सारी गणित जो है कि कितनी दशा बीत गई, कितनी दशा बाकी है, वह सब नक्षत्र के मान से ही निकलती है। और विंशोत्तरी दशा से जो फलादेश किए जाते हैं वह बहुत सही होते हैं। विंशोत्तरी दशा पद्धति किसी घटना का समय निकालने के लिए सर्वोत्तम पद्धति है और ऐसी पद्धति और पूरे विश्व में किसी भी ज्योतिष में नहीं है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जो है उसमें टाइमिंग निकालने का, किसी भी घटना का टाइम, समय निकालने का जो तरीका है वह गोचर के द्वारा या और दूसरे तरीकों द्वारा निकाला जाता है। विंशोत्तरी दशा पद्धति उनके सिस्टम में नहीं है, लेकिन पूरे विश्व में यह बात एकदम मान्य है कि भारतीय ज्योतिष के फलादेश सर्वाधिक मात्रा में सही होते हैं किसी अन्य ज्योतिष की तुलना में। तो यह जो भारतीय ज्योतिष है यह ग्रहों नक्षत्रों पर बेस्ड रही। और आज भी यदि आप लोग सूक्ष्म फलादेश करना चाहते हैं, सटीक फलादेश करना चाहते हैं, तो ग्रहों नक्षत्रों पर ज़्यादा ध्यान दें। ज्योतिष के बहुत से प्राचीन ग्रंथ लुप्त हो गए, वो अभी उपलब्ध नहीं हैं। हो सकता है कि उनमें बहुत विस्तार से इस चीज़ का वर्णन हो कि ग्रहों नक्षत्रों के आधार पर कैसे फलादेश किए जाएं। अभी जैसे कुछ लोग रिसर्च करते रहते हैं, तो प्रैक्टिकली यह बात काफ़ी हद तक सही मिलती है कि कोई ग्रह जिस ग्रह के नक्षत्र में है वह ग्रह
किन राशियों का स्वामी है, अर्थात किन भावों का स्वामी है और कहाँ बैठा है, उसके अनुसार फल मिलते हैं। मान लीजिए कि जैसे किसी का सूर्य जो है वह भरणी नक्षत्र में है, तो इसका स्वामी विंशोत्तरी दशा के क्रम से शुक्र हुआ। अब शुक्र जन्म कुंडली में किन किन स्थानों का स्वामी है और कहाँ बैठा है, उसके अनुसार यह सूर्य फल देगा। तो यह बात, हालांकि ज्योतिष के भी जो उपलब्ध ग्रंथ हैं शास्त्रीय, उनमें इसका कोई बहुत ज़्यादा उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन प्रैक्टिकली यह बात बहुत सी कुंडलियों में बहुत सही मिलती है। तो यह भी नक्षत्र पर ही बेस्ड है। अब देखिए, आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वह जो अभी उपलब्ध जो शास्त्रीय ग्रंथ हैं, प्रामाणिक ग्रंथ हैं, उनमें जो उल्लेख है उसी पर हम चर्चा करेंगे। कि जैसे यह कहा गया है कि जिस नक्षत्र में व्यक्ति का जन्म हो वह उसका जन्म नक्षत्र कहलाता है। जिस नक्षत्र में जन्म हो का क्या अर्थ है कि किसी व्यक्ति का जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में हो वह उसका जन्म नक्षत्र कहलाता है। अर्थात जब किसी व्यक्ति का जन्म हुआ तो उस समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में हो वह उसका जन्म नक्षत्र है, और उससे जो दूसरा नक्षत्र आएगा उस जन्म नक्षत्र के बाद में वह संपत नक्षत्र कहलाएगा। तीसरा नक्षत्र विपत कहलाएगा, चौथा क्षेम, पांचवा प्रत्यरी, छठा साधक, सातवां वध, आठवां मैत्र और नवां अतिमैत्र नक्षत्र कहलाता है। अब क्या मतलब हुआ, इसको थोड़ा विस्तार से समझ लीजिए। कि जैसे किसी व्यक्ति का जन्म मान लीजिए कृत्तिका नक्षत्र में हुआ, तो कृत्तिका नक्षत्र उसका जन्म नक्षत्र है। कृत्तिका नक्षत्र का स्वामी विंशोत्तरी दशाक्रम में सूर्य होता है। तो सूर्य के जो भी नक्षत्र हैं, जैसे सूर्य के 3 नक्षत्र हैं, तो वे तीनों ही उसके जन्म नक्षत्र कहलाएंगे। अब जैसे कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, इन तीनों नक्षत्रों का स्वामी सूर्य है। तो इस व्यक्ति के लिए कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा ये तीनों ही नक्षत्र जन्म नक्षत्र कहलाएंगे। फिर कृत्तिका के बाद में आता है रोहिणी। तो रोहिणी नक्षत्र उनका संपत नक्षत्र है। अब रोहिणी का स्वामी चंद्रमा है, तो चंद्रमा के जितने भी नक्षत्र हैं वे इस व्यक्ति के लिए संपत नक्षत्र कहलाएंगे। कि जैसे रोहिणी, हस्त और श्रवण और रोहिणी, ये जो तीनों नक्षत्र हैं ये चंद्रमा के नक्षत्र हैं, तो यह उस व्यक्ति के लिए संपत नक्षत्र होंगे। फिर तीसरा नक्षत्र जो आएगा कृत्तिका के बाद में, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, तो यह मृगशिरा जो नक्षत्र है यह उस व्यक्ति के लिए विपत नक्षत्र कहलाएगा। और इस नक्षत्र का स्वामी मंगल है, तो मंगल के जितने भी नक्षत्र हैं वे सब इस व्यक्ति के लिए विपत नक्षत्र होंगे। जैसे मृगशिरा, धनिष्ठा और चित्रा, तो ये तीनों नक्षत्र जो हैं इस व्यक्ति के लिए विपत नक्षत्र होंगे। तो इस क्रम से आप इन नक्षत्रों की गणना करेंगे कि किसी व्यक्ति के लिए कौन से नक्षत्र जन्म नक्षत्र हैं, कौन से संपत हैं, कौन से विपत हैं, कौन से क्षेम हैं, कौन से प्रत्यरी हैं, साधक, वध, मैत्र और अतिमैत्र हैं। इनको आप इसी क्रम से याद कर लीजिए, और जैसा इनका नाम है वैसा ही इनकी शुभता अशुभता है। जन्म नक्षत्र को शुभ माना गया है, उसके अतिरिक्त संपत नक्षत्र को भी शुभ माना गया है। क्षेम, साधक, मित्र और अतिमित्र, इन सभी नक्षत्रों को शुभ माना गया है, जबकि विपत, प्रत्यरी और वध, इन तीनों नक्षत्रों को अशुभ माना गया है। अब देखिए इनका उपयोग क्या है। ये तो हमने जान लिया कि ये जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यरी, साधक, वध, मैत्र, अतिमैत्र ये नक्षत्र होते हैं, और लेकिन इनका उपयोग क्या है, सबसे मुख्य बात यह है। अब आइए आपको इनका उपयोग बताते हैं। देखिए, आप जन्म कुंडली में यह देखिए कि कोई ग्रह किस नक्षत्र में है।
और वह नक्षत्र इन जन्म संपत विपत क्षेम ताराओं में से किस तारे में पड़ता है। यह जन्म संपत विपत क्षेम जो है, इनको तारा भी बोलते हैं, जैसे क्षेम तारा, विपत तारा, जन्म तारा। तो आप यह देखिए कि जैसे मान लीजिए आप शुक्र का विचार कर रहे हैं, तो जन्म कुंडली में देखिए कि शुक्र किस नक्षत्र में है और वह जो नक्षत्र है वह कौन से तारे में पड़ता है, जन्म संपत विपत क्षेम पृथ्वी इनमें से। और यदि वह शुभ तारे में पड़ता है, जैसे कि जन्म संपत क्षेम साधक मित्र और अतिमित्र, इनमें से किसी तारे में पड़ता है, तो उस शुक्र के अशुभ फल कम हो जाएंगे, शुभ फल बढ़ जाएंगे। जबकि वह यदि विपत में, प्रत्यरी में या वध में हो तो उसके अशुभ फल बढ़ जाएंगे, शुभ फल कम हो जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि कोई ग्रह बहुत अच्छा दिख रहा है हर तरह से, लेकिन फिर भी उसके बहुत अच्छे फल नहीं मिल रहे। तो उसमें यह भी एक बड़ा कारण होता है कि वह इन अशुभ ताराओं में से किसी तारे में होता है। और कई बार यह होता है कि कोई ग्रह बहुत खराब दिख रहा है लेकिन इतना कोई खराब फल उससे नहीं मिला। उसका भी कारण यह होता है कि वह शुभ तारे में होता है। यह जो शुभ नक्षत्र बताए हैं इनमें से किसी में होता है। तो किसी ग्रह की शुभता अशुभता निर्धारित करने में यह जो तारे हैं, जन्म संपत विपत, यह बहुत उपयोगी हैं। इन्हें आप प्रैक्टिकल आजमा कर देखें। हालांकि ज्योतिष में एक नियम कभी भी काम नहीं करता। आप केवल इसी आधार पर शुभ अशुभ फल बताने लग जाएं तो वह भी सही नहीं है। लेकिन यह एक पॉइंट है, इसका भी ध्यान रखें। यदि मान लीजिए कोई ग्रह अनेक तरह से शुभ आ रहा है और इस नक्षत्र के हिसाब से वह शुभ आ रहा है, तो वह बहुत अधिक शुभ हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। अब दूसरी बात पे आते हैं। दूसरी बात है कि मुहूर्त चिंतामणि एक ग्रंथ है अपने ज्योतिष में। उसमें किसी व्यक्ति के लिए शुभ अशुभ समय निकालने का जो तरीका दिया हुआ है, मुहूर्त निकालने की जो पद्धति है, उसमें भी इन ताराओं का ध्यान रखने का उल्लेख है कि आप किसी व्यक्ति के लिए कोई मुहूर्त निकालते हैं यात्रा के लिए या कोई भी शुभ काम के लिए, तो उसके जन्म नक्षत्र से उस दिन, जिस दिन आप मुहूर्त कर रहे हैं किसी चीज़ का, कौन सा नक्षत्र है, और वह नक्षत्र ये जो अशुभ बताए गए हैं विपद प्रत्यरी वध, इन ताराओं में नहीं होना चाहिए। इसका दोष बताया गया है, उसको टाल देना चाहिए। मान लीजिए कि नक्षत्रों के हिसाब से पुष्य नक्षत्र को बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन यदि किसी व्यक्ति के लिए वह विपत नक्षत्र हो या वध नक्षत्र हो तो वह पुष्य नक्षत्र फिर कोई बहुत अच्छा नहीं रहेगा। ऐसा कहते हैं कि गुरु पुष्य योग बहुत अच्छा होता है, रवि पुष्य योग बहुत अच्छा होता है, उस समय काम करने पर बहुत अच्छे फल मिलते हैं, यह सर्वार्थ सिद्धि योग है, अमृत सिद्धि योग है। लेकिन किसी व्यक्ति के लिए यदि पुष्य नक्षत्र विपत है या प्रत्यरी है या वध तारा है तो उस व्यक्ति के लिए वह मुहूर्त अच्छा नहीं माना गया। इसमें भी 3 बातें और बताई गई है कि जैसे पहली आवृत्ति में जब यह तारे आते हैं तो उनका अधिक अशुभ फल या शुभ फल होता है। पहली आवृत्ति मतलब कि जैसे किसी का कृत्तिका नक्षत्र है तो मृगशिरा नक्षत्र उनके लिए विपत तारा है, तो यह पहली आवृत्ति चल रही है। फिर दूसरी आवृत्ति में चित्रा नक्षत्र आएगा, वह भी मंगल का है और वह भी विपत तारा है। इसमें दोष कम हो जाएगा, अर्थात उस व्यक्ति के लिए मृगशिरा में काम करना अधिक दोषपूर्ण होगा, चित्रा में थोड़ा कम दोषपूर्ण होगा, और फिर तीसरा नक्षत्र जो मंगल का आएगा धनिष्ठा, उसमें दोष और भी कम हो जाएगा। इस तरीके से यह पहली आवृत्ति में सबसे ज़्यादा दोष, दूसरी में कम, तीसरी में और कम। आवृत्ति मतलब यह जन्म संपत विपत क्षेम, यह आप इस तरीके से काउंट करेंगे तो ये अति मैत्र पर एक आवृत्ति समाप्त हो जाएगी, फिर वापस जन्म से शुरू होकर दूसरी आवृत्ति चलेगी, फिर वापस जन्म से शुरू होकर तीसरी आवृत्ति चलेगी। तो यह 3 आवृत्तियाँ इस ढंग से चलती हैं। तो यह जो क्लू दिया गया है इसको आपको पकड़ना चाहिए कि जब गोचर में चंद्रमा इन नक्षत्रों में जाता है तो वह शुभ अशुभ फल करता है। तो उसी तरीके से जब और ग्रह हैं
चाहे सूर्य हैं, मंगल हैं, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, जो भी ग्रह हैं, ये भी यदि गोचर में आपके विपत नक्षत्र में या प्रत्यरी में या वध में जाएंगे तो अशुभ फल अधिक देंगे, और जब शुभ नक्षत्रों में जाएंगे तो उनका अशुभ फल कम होगा, शुभ फल ज़्यादा होगा। तो इस बात को गोचर में भी ध्यान रखें। अब तीसरी बात पर आते हैं। तीसरी बात है कि यह जो दशाएं हैं, कि जैसे जिस नक्षत्र में जन्म हुआ उस नक्षत्र के स्वामी की दशा पहली दशा है, तो इसे हम कहेंगे जन्म तारे की दशा। फिर जो दूसरी दशा आएगी वह संपत तारे की दशा होगी। तीसरी दशा जो आएगी वह विपत तारे की दशा होगी। तो यह जो तीसरी दशा है यह अशुभ है, क्योंकि यह विपत तारे की दशा है। और यदि वह ग्रह अन्य कारणों से भी अशुभ है, नैसर्गिक क्रूर ग्रह है, जन्म कुंडली के अनुसार भी कुछ कारणों से अशुभ फल देने वाला है, तो वह बहुत अधिक विपत्ति देने वाली दशा हो जाएगी। इसी तरीके से प्रत्यरी और वध में भी समझें। और यदि मान लीजिए कोई दशा बहुत अच्छी है और वह आपके संपत, क्षेम, साधक, मित्र या अति मित्र तारे के स्वामी की दशा हो तो वह बहुत अच्छा फल देगी। यह तारे की दशा का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए हमने उदाहरण लिया कि कृत्तिका नक्षत्र में किसी का जन्म हुआ, तो सूर्य की दशा उसके पहली दशा है, जन्म तारे की दशा है। फिर दूसरी दशा जो आएगी वह चंद्रमा की आएगी, वह संपत तारे की दशा है। तीसरी दशा जो आएगी वह मंगल की आएगी और वह विपत तारे की दशा है। तो मंगल वैसे भी नैसर्गिक क्रूर ग्रह है और फिर विपत तारे का स्वामी भी है, तो और ज़्यादा अशुभता हो गई। तो जब दशा अंतरदशा के फलों का विचार करें तो भी इस चीज़ को ध्यान रखें कि जिस ग्रह की दशा चल रही है वह किस तारे का स्वामी है। तो यह आज मैंने आपको नक्षत्र ज्योतिष का एक बहुत छोटा सा पार्ट बताया है। इसे आप लोग प्रैक्टिकल करके देखें। मैंने तो इसे प्रैक्टिकली बहुत सही पाया है और बहुत से अन्य ज्योतिषियों ने भी इसे बहुत सही पाया है। आप भी इसे आजमा कर देखें। और मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक करने से मुझे पता चलेगा कि आप इस तरह के वीडियो पसंद करते हैं, तो मैं और भी इस तरह के वीडियोस अपलोड करूँगा। और नक्षत्र ज्योतिष से संबंधित बहुत सी बातें हैं जो आने वाले वीडियोस में आपको बताई जा सकती हैं। तो आप इसे लाइक करिए और अगर अच्छे कमेंट्स लिखेंगे तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। और यदि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरा जो भी नया वीडियो आएगा उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाएगी। और जिस तरीके से मैं विद्या का प्रचार कर रहा हूँ, यदि आप भी मेरे इस वीडियो को शेयर करें दूसरे लोगों के साथ में, तो यह एक पुण्य का काम भी होगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।